नमस्कार बच्चों, मैं राकेश सर एक नई क्लास के साथ फिर से रात को 9 बजे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे मारवाड़ के इतिहास में। मैंने आपको मालदेव पढ़ा दिया था और अब मालदेव के बाद, मालदेव राठौर के बाद राजगद्दी पर कौन बैठते हैं, इसी क्रम में मैं इतिहास को आगे की ओर बढ़ा रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों, मालदेव जब मारवाड़ का शासक था, मालदेव जब मारवाड़ का शासक था तो मालदेव के पुत्र, मालदेव के जो पुत्र थे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा था राम, उससे बड़ा था, उससे छोटा था उदय सिंह और उससे छोटा ही छोटा था चंद्रसेन। ध्यान से सुनना आप मेरी बात। आज की क्लास में आपको बहुत कुछ मिलेगा। मालदेव ने अपने पुत्रों में राम उदय सिंह को राजगद्दी पर ना बिठाकर राव चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया। उत्तराधिकारी, आप कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों किया इसने, तो मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसलिए किया कि मालदेव की एक पटरानी थी, मालदेव की पटरानी यानी सबसे प्रिय रानी, मालदेव की सबसे प्रिय रानी झाला स्वरूप दे, झाला स्वरूप दे, झाला स्वरूप दे के प्रभाव में आकर मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी राव चंद्रसेन को घोषित किया। ये राव चंद्रसेन आप लोग पढ़ रहे हो, राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि राव चंद्रसेन कोई छोटा मोटा राजा नहीं था। इसका इतिहास में उपनाम है, इसके इतिहास में। और आज आप पढ़ोगे मारवाड़ के प्रताप को, इस राव चंद्रसेन के उपनाम है। इसे इतिहास में भूला बिसरा राजा कहा जाता है। अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कि राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहा जाता है। आपका आंसर होगा कि मालदेव के पुत्र राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप। आपको बता दें, आप लोग ध्यान से सुनना, इस क्लास में अंत तक बने रहना। इसे कहा जाता है मारवाड़ का विस्मृत नायक, मारवाड़ का विस्मृत नायक। क्या कहा जाता है? विस्मृत नायक, यानी कि ऐसा हीरो जिसकी उपलब्धियों को मारवाड़ की प्रजा कभी भुला नहीं पाएगी। इसे कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी। आप कहोगे गुरुजी ये इसके उपनाम हैं, इनको इन नामों से जाना जाता है। क्या आप इन सबको सिद्ध करके बता सकते हो क्या कि ऐसा इसे क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, मैं इन सारे नामों को सिद्ध करके बता दूंगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखना। उसके जब इसको राजगद्दी पर बिठाया तो इसके भाई नाराज हो गए और ऐसा बताया जाता है कि मालदेव ने अपने पुत्रों के मध्य विष वृक्ष बो दिया था। विष वृक्ष बो दिया था यानी शुरू से ही लड़ाई करवा दी थी। विष वृक्ष बो दिया था, ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों आपको कि मालदेव
ये वही मालदेव है जिसने शेरशाह सूरी से युद्ध किया था। और ऐसा बताया जाता है कि जो राम था, या इसको राम सिंह भी बोलते हैं, ये राम या राम सिंह, इस राम या राम सिंह को ये नाराज होकर मेवाड़ के उदय सिंह के पास चला गया था। मेवाड़ के उदय सिंह के पास, आप कहोगे कि मेवाड़ के उदय सिंह के पास चला गया। गुरुजी ये मेवाड़ के उदय सिंह के पास क्यों चला गया? और उदय सिंह इसका क्या लगता था? ससुरता है, ससुरता। आप कहोगे कि हमारा तो कोई ससुरी नहीं है, बन जाएगा। ससुरता, जिसने केलवा की जागीर दे दी, जिसने केलवा की जागीर दे दी, केलवा राजसमंद में पड़ता है, केलवा की जागीर दी थी। इससे कहा था कि दामाद जी आप परेशान मत हो, आप केलवा की जागीर ले लो, आप टेंशन मत करो। और ऐसा बताया जाता है कि उदय सिंह को मालदेव ने, उदय सिंह को मालदेव ने, उदय सिंह को फलोदी दे दिया था। फलोदी की जागीर दे दी थी। फलोदी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। फलोदी की जागीर दी थी तो संतुष्ट कर दिए थे। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि छोटा पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा तो बड़े पुत्रों के मध्य तो विवाद होगा ही सही प्यारे बच्चों। और जब विवाद होगा तो आप जानते हो कि राजगद्दी को लेकर इनके मध्य लड़ाई चलेगी और राजगद्दी को लेकर इनके मध्य विरोध चलेगा। कुल मिला के कह सकते हैं राम व उदय सिंह दोनों नाराज हो गए और राम और उदय सिंह नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए। अकबर की शरण में। अब अकबर तो ये देख ही रहा था, अकबर तो राजपूतों का फायदा उठाना चाहता था और अकबर तो इस बात का इंतजार कर रहा था कि राजपूत रियासतों से राजा मेरे पास आए और मैं राजपूतों के मध्य गहरी खाई पैदा कर दूं। अकबर तो चाहता ही ये था। और ये दोनों भाई रूठ कर कहाँ चले गए? राम और उदय सिंह अकबर के दरबार में चले गए। प्यारे बच्चों, आप राव चंद्रसेन पढ़ रहे हो, ये बड़ा ही जबरदस्त व्यक्ति है और बड़ा ही जबरदस्त राजा है। आप लोगों से मैं एक चीज़ बता दूं, आप 1, 2, 3, 4 मिनट वीडियो को मत देखा करो। आप, मैं अवश्य एक बात कहता हूं कि एक जगह का पूरा इतिहास देखिए आप, और एक जगह का पूरा इतिहास संपूर्ण देखिए आप, उसके बाद आपको पता चलेगा। जो हमारी कोचिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये प्रेरणा है और दूसरे अन्य छात्र देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाह रहा हूं कि सेकंड, 2 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट आप देखकर उसको वापस चले जाते हो। तो हम कहते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर आप वैसे ही समय व्यतीत करते हो, तो आपसे हम कह रहे हैं कि एक बार आप अवश्य हमारी क्लास को देखिए, आपको पता चलेगा फिर कि ओरिजिनलिटी क्या है और ऑथेंटिक क्या है, ये आपको बाद में पता चलेगा। क्लास रेगुलर चल रही है, कोई हंसी मजाक नहीं करेंगे, सिर्फ आपको पढ़ाएंगे। हंसी मजाक करने के लिए राजस्थान के बहुत सारे यूट्यूब चल रहे हैं जिसमें एक टॉपिक ट्रिकें बताई दी जाती है। उन ट्रिकों से किसी भी चीज का समाधान नहीं होता। आप ट्रिकों से हर चीज को पढ़ सकते हो क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं मरने की ट्रिक होती है क्या है? मैं कह रहा हूं बच्चा पैदा करने की ट्रिक होती है क्या? वही 9 महीने में पैदा होता है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और पूरा पढ़िए, संपूर्ण पढ़िए। देखो, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मालदेव का पुत्र राव चंद्रसेन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ये दोनों नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए। ये दोनों भाई नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए और अकबर से मदद की गुहार मांगने लगे और अकबर से कहने लगे कि अकबर हमारी मदद करो। अकबर ने कहा कि टेंशन मत करो, हम आपकी मदद करने को तैयार है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, आप बिल्कुल भी घबराओ मत, हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। ऐसा विश्वास दिलाया। किसने दिलाया ऐसा विश्वास? अकबर ने दिलाया ऐसा विश्वास। किसको दिलाया? राम और उसके भाई उदय सिंह को दिलाया। अकबर अवसर ढूंढ रहा था, अकबर खुद चाहता था ये कि मैं ऐसा करूं। तो देखो 1562 से 81 तक
मारवाड़ का राजा रहा राव चंद्रसेन। बच्चों ध्यान से सुनना, मारवाड़ का शासक रहा राव चंद्रसेन। इसके जन्म की बात कर लेता हूं मैं कि इसका जन्म कब हुआ था। राव चंद्रसेन का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 30 जुलाई 1541 को। 30 जुलाई 1541 को इसका जन्म हुआ था। किसका? राव चंद्रसेन का जन्म हुआ था। मैं आपको बता दूं कि राव चंद्रसेन को ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण लाइनें। राव चंद्रसेन को इतिहासकार एक इतिहासकार है बहुत ही बढ़िया, विश्वेश्वर नाथ। आप कहोगे पहली बार नाम सुना है, मेरे साथ बने रहिए, बहुत सारे नाम सुनोगे। विश्वेश्वर नाथ रेव, कल भी चर्चा करी थी मैंने, रेव लिखा था सिर्फ। विश्वेश्वर नाथ रेव एक इतिहासकार है, विश्वेश्वर नाथ रेव। वह राम सिंह सोलंकी ये भी साहित्यकारों की गिनती में आते हैं, है ना। राम सिंह सोलंकी इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेव ने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा था। मारवाड़ का प्रताप, अरे ये तो तुम पढ़ लेते हो, प्रताप कहा था। ये तो तुम अन्य YouTube चैनलों पे ट्रिकों से देख लेते हो, लेकिन मारवाड़ का प्रताप इसे कहा जाता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि कहा किसने? तो मारवाड़ का प्रताप इसे कहने वाला विश्वेश्वर नाथ रेव और राम सिंह सोलंकी ने इसे मारवाड़ का प्रताप कहा। इस चीज को तुम ध्यान रखना मित्रों। और मैं आपको बता दूं, अकबर अवसर ढूंढ रहा है और अकबर को अवसर ही मिल गया। अकबर के 3 विरोधी थे राजस्थान में, 3 विरोधी, बड़े ही खतरनाक विरोधी थे। अकबर के 3 विरोधी थे, ये आप जानते हो। एक तो थे महाराणा प्रताप जी और एक थे चंद्रसेन। मुझे कमेंट करके बताइए आप कि अकबर का तीसरा विरोधी कौन था? अकबर का तीसरा विरोधी कौन था? मुझे ये बताइए आप फटाफट। अकबर का तीसरा विरोधी था सिरोही का सुल्तान देवड़ा। ये कहां के थे? ये मेवाड़ के। ये कहां के थे? ये मारवाड़ के। यानी कि आप कह सकते हो 3 रियासतों के राजा तो अकबर के प्रबल विरोधी थे। और अकबर को अब अवसर मिल भी गया, और अकबर को अवसर मिल गया क्योंकि राम और उदय सिंह अकबर से जा मिला। अकबर तो ये अवसर ढूंढ रहा था, अकबर मारवाड़ पर अधिकार करना चाहता था क्योंकि मेवाड़ तो उसके हाथों में वैसे भी नहीं आ रहा था। महाराणा प्रताप ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं अटी मता जाजो, न तो टांगड़ा तोड़ दूंगा, ध्यान सुन लीजिए। तो अकबर ने खुद ने जाबा को कभी प्रयास न करियो, क्योंकि अकबर ये बात ही जानो कि महाराणा प्रताप बड़ा ही डेंजर आदमी है। अगर मैं चला गया तो वो मुझे मार सकता है। अकबर जिंदगी भर महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया क्योंकि अकबर 5 फुट का था और महाराणा प्रताप 7 फुट के थे। तो अकबर गुजरात के रास्ते का, गुजरात जाने का, गुजरात के मार्ग का रास्ता तलाश रहा था। मेवाड़ उसके हाथों में था ही नहीं। वो मारवाड़ को जीतना चाहता था कि कहीं न कहीं से जाऊं तो सही, क्योंकि गुजरात का क्षेत्र जो था अकबर व्यापार की दृष्टि से उसे खोज रहा था और वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो आपको ध्यान रखना है कि अकबर के 3 विरोधी थे, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, मारवाड़ के राव चंद्रसेन और सिरोही का सुल्तान देवड़ा। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आगे की ओर चलता हूँ मेरे भाइयों और मैं आपको बताता हूँ
आप कहोगे गुरुजी हम आ गए, तो मैं कहूँगा मैं भी आ गया। 1562 से 81 तक मारवाड़ का शासक, ध्यान से सुनना, इस एपिसोड में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मारवाड़ का शासक रावचंद्र सेन। लो जी भाई, रावचंद्र सेन जी, रावचंद्र सेन मारवाड़ का शासक। मारवाड़ का शासक कौन है? रावचंद्र सेन। अकबर को अवसर मिल गया और अकबर राजस्थान आ गया। और अकबर उस समय जब राजस्थान आया, उस समय अकाल पड़ा हुआ था, तो अकबर ने दिमाग लगाया दिल्ली का शासक अकबर। देखना आप, अब दिल्ली का शासक अकबर, और दिल्ली का शासक अकबर था। और अकबर की जो नीति थी वो सुलूकुल की नीति थी। सुलूकुल की नीति का मतलब होता है जबरदस्ती अधीनता में लाना। सुलूकुल की नीति कि मानो तो मान जाओ वरना जबरदस्ती अधीनता में लाऊंगा। जिस समय रावचंद्र सेन मारवाड़ के राजा थे, तो अकबर ने क्या किया कि अकाल के दौरान शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। शुक्र तालाब, तो राजस्थान की जनता ने सोचा शुक्र तालाब का निर्माण। आप कहोगे कहाँ? शुक्र तालाब का निर्माण करवाया, और शुक्र तालाब का निर्माण करवाया इसने नागौर में। और यहीं पर इसने दरबार भी लगाया। क्या लगाया? दरबार लगाया। पहले तो अब जनता यूँ सोच रही थी कि हमारा हितैषी है, ये चाह रहा था कि मैं ऐसा काम करूं जनता के बीच जनता मेरी वाह वाह करे, और इसने यहाँ दरबार लगाया। और दरबार लगाया, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इस बात को ध्यान से देखना। दरबार लगाया, नागौर दरबार लगाया। और कब लगाया? 1570 में लगाया इसने नागौर दरबार। और इसने कहा कि राजस्थान के जो भी राजपूत राजा है वो आ जाओ और मेरी अधीनता स्वीकार करो। बच्चों, इसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए देखना, आप ध्यान से देखना, 1570 नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पहुंचा सबसे पहले जैसलमेर का हर्राई भाटी। और हर्राई भाटी अधीनता स्वीकार करी। अधीनता स्वीकार। बच्चों, भगा भगा पहुंचा। इसके बाद बीकानेर का शासक कल्याणमल। कौन पहुंचा बच्चों? बीकानेर का शासक कल्याणमल। और कल्याणमल ने भी क्या स्वीकार करी? अधीनता स्वीकार करी। किसकी अधीनता स्वीकार करी? अकबर की। एक के बाद एक भग भग कर आ रहे हैं, और 2 पुत्र भी ले गया भाई साहब, अपने टोकन भी साथ ले गया। और एक का नाम था राय सिंह और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज। और इनको भी उनके दरबार में पृथ्वीराज राठौड़े, दोनों को अकबर के दरबार में नियुक्त कर दिया कि साहब ये भी आपके पास रहेंगे, अकाल तो पड़ ही रहा है। दोनों को अकबर के दरबार में नियुक्त। अकबर ने कहा ठीक है बिठा दो, अकबर के दरबार में नियुक्त। और भाई साहब अपने बूंदी कोटा, जिनका रणथंभौर पर भी अधिकार था, अरे भाई साहब बगे बगे हाड़ौती के शासक राव सर्जन हाडा, इनने भी कहा कि मैं भी आ गया। उन्होंने कहा कि आ गया तो बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, तुम भी अधीनता स्वीकार कर लो, ये भी अधीनता स्वीकार। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि रावचंद्र सेन को भी नागौर दरबार में जाने का निमंत्रण मिला था। ये नागौर दरबार में जरूर गया। ये नागौर दरबार में गया और पुनः बिना अधीनता स्वीकार किए आ गया। बिना अधीनता स्वीकार किए आ गया। इसने कहा कि मेरे प्रतिकूल नहीं है ये अधीनता स्वीकार करना। इसने अपने आप को अधीन में लाना उचित नहीं समझा और बिना अधीनता स्वीकार किए ये आ गया। मित्रों,
भूल गया था मैं क्यों आया, भूल गया था मैं क्यों आया, भूला बिसरा राजा कहलाता है। अगर ये वहां अधीनता स्वीकार कर लेता, अगर ये वहां नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर लेता, क्या अकबर की अधीनता एक और इंसान है जिसने स्वीकार नहीं करी, वो कौन है? वो महाराणा प्रताप है। इन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं करी, इसलिए मारवाड़ के प्रताप है। आपने कहा चारों नाम सिद्ध करके बताना, चारों नाम सिद्ध कर रहा हूं, इसलिए मारवाड़ के प्रताप। बोलो बच्चों, ये बात कब की है? 1570 की है, जबकि प्रताप के विरुद्ध अकबर का पहला अभियान कब गया था? 72 में गया था, 1572 में। तो अकबर से पहले, सॉरी, प्रताप से पहले अकबर को चैलेंज करने वाला बड़े दरबार में व्यक्ति कौन था? ये था। तो बोलो, राव चंद्रसेन ने पहले अधीनता स्वीकार करने से मना किया या महाराणा प्रताप ने किया? राव चंद्रसेन ने किया। किसने किया? राव चंद्रसेन ने किया। तो इसलिए इसे प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रगामी। और अग्रगामी का अर्थ क्या होता है बच्चों? अरे बंद हो जाना। अग्रगामी, अग्रगामी ऐसी बहुत ठंडा कर देती है, बीमार तो वैसे ही चल रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है। देखो, तो अग्रगामी का मतलब होता है कि महाराणा प्रताप से भी पहले अकबर को चैलेंज करने वाला अग्रगामी, उससे पहले कौन था? तो ये भाई साहब थे। बोलो, क्या मारवाड़ की प्रजा ऐसे व्यक्ति को भुला सकती है? कभी भी नहीं भुला सकती। विस्मृत नायक, ऐसे इंसान को अपनी स्मृति में से कभी नहीं निकालेंगे, इसलिए इसे मारवाड़ का विस्मृत नायक कहा जाता है। ये चारों नाम मैंने सिद्ध करके बता दिए। डिजिटल है, बोल्ड है, वरना फूट जाएगा। ये चारों नाम मैंने सिद्ध करके बता दिए, इस चीज को तुम ध्यान रखना। अकबर ने पूछा कि भाई सभी आ गए क्या? और सुनो एक चीज और, राम पहले से मौजूद था यहाँ, उदय सिंह पहले से मौजूद था यहाँ, और आमेर का भारमल भी था, क्योंकि आमेर के भारमल ने तो रिश्तेदारी कर ली थी। आप देखो कितने सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन इसने नहीं करी और महाराणा प्रताप ने नहीं करी, इसलिए इसे मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का विस्मृत नायक कहा जाता है। प्रताप ने कहा, अकबर ने कहा सॉरी, कि सभी आगे क्या? कि साहब वो मारवाड़ का राव चंद्रसेन आया था, लेकिन उसने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और बोला कि नहीं करूं मैं। क्या कर लेगा अकबर? अकबर ने कहा, कैसे बोली क्या? अकबर ने सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी। बोलो, सेना भेजी। सेना कहां भेजी? जोधपुर। या सेना कहां भेजी? मारवाड़। बोलो, अकबर ने विशाल सेना भेजी मारवाड़ में। मेरा इतिहास ये कहता है कि समय अगर आपके अकॉर्डिंग है तो काम कीजिए, वरना मेरा इतिहास कहता है कि भाग जाइए। राव चंद्रसेन लगा गया डापर, राव चंद्रसेन भाग गया। मैडम कह रही है, मैडम मनी मन में कह रही है कि सर कहां भाग गया? राव चंद्रसेन पहुंचा भादरा जून। मैडम कह रही है ये भादरा जून कहां पड़ता है गुरुजी? भादरा जून जालोर में पड़ता है। कहां पड़ता है? जालोर में। भादरा जून की पहाड़ियां जालोर में पड़ती है। यहां से भागकर भादरा जून पहुंच गए कौन? राव चंद्रसेन। अकबर का जोधपुर पर अधिकार हो गया। अकबर का जोधपुर पर अधिकार। अकबर ने 1572, ध्यान रखना 1572 में जोधपुर का कार्यभार बीकानेर के राय सिंह को सौंपा। बीकानेर के शासक। और ये क्या कर दिया तूने? राय सिंह को सौंपा। अरे बीकानेर के व्यक्तियों को जोधपुर का कार्यभार दे दिया अकबर ने।
कल्याणमल की नजरों में महान बनने के लिए राय सिंह को जोधपुर का कार्यभार सौंप दिया। मित्रों देखो आप, जबकि ये राम को भी दे सकता था, उदय सिंह को भी दे सकता था। सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन कई बार आया है कि राव चंद्रसेन के बाद जोधपुर का कार्यभार किसे मिला था। ऑप्शन में उदय सिंह भी देता, राम से देता है, लेकिन याद रखना किसको सौंपा था, राय सिंह को सौंपा था। और राय सिंह को जोधपुर का कार्यभार सौंप दिया। और बाद में जब ऐसा लगा अकबर को, तो अकबर ने आगे चलकर अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित किया। जोधपुर को खालसा घोषित किया, खालसा घोषित किया। मैडम कह रही है ये क्या होता है, खालसा घोषित किया। मैडम मैं कह रहा हूं ये वह होता है, वह भूमि, ये खालसा क्या होता है, वह भूमि जिसका नियंत्रण सीधा केंद्र सरकार के पास हो, सीधा केंद्र के राजा के पास हो, केंद्र के राजा के पास हो, वो कहलाती है खालसा। जिसका नियंत्रण सीधा केंद्र के राजा के पास हो, क्या कहलाती है, भूमि खालसा कहलाती है। जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। आप टेंशन मत करो, आप देखते जाओ आगे की ओर क्या क्या घटना घटी। आप कहोगे सर राव चंद्रसेन के साथ बहुत बुरा हुआ। ये राव चंद्रसेन कहां था भैया, वो राव चंद्रसेन बेटा है भादरा जून। अब भादरा जून में ठहरा है। अब अकबर बड़ा ही खतरनाक आदमी था। अकबर ने राजस्थान के राजपूतों को इस प्रकार से तोड़ दिया था, कण के कर दिए थे। और अकबर ने 1571 के आसपास की बात है, अकबर ने 1571 में, यानी कि 70 में अधीनता स्वीकार नहीं करी थी इसने। 1571 में सेनापति 1571 में सेनापति खान कला को भेजा था। खान कला को भेजा था, जिसने भादरा जून पर अधिकार कर लिया, जिसने भादरा जून को जीता, राव चंद्रसेन यहां से भी भाग गया। राव चंद्रसेन क्या करे, राव चंद्रसेन यहां से भाग गया और राव चंद्रसेन बड़ा परेशान हो गया। और यहां से भागकर राव चंद्रसेन चला गया। राव चंद्रसेन, ध्यान सुनना, राव चंद्रसेन भतीजे, इसका भतीजा था, भतीजे कल्ला राठौड़ के पास चला गया। कल्ला राठौड़ के पास, भतीजा कल्ला राठौड़ के पास चला गया। कौन, राव चंद्रसेन कल्ला राठौड़ के पास चला गया। कल्ला राठौड़ के पास सोजत में चला गया, सोजत चला गया। अब कल्ला राठौड़ के पास सोजत में चला गया और बाद में अकबर ने कल्ला राठौड़ पर भी आक्रमण करवा दिया। ये कल्ला राठौड़ कौन था, राम सिंह का बेटा, जो कि राव चंद्रसेन का क्या लगता था, भतीजा। यहाँ चला गया और बाद में अकबर ने कल्ला राठौड़ पर भी आक्रमण करवा दिया। कल्ला राठौड़ का जो सोजत था, जो स्थान था, वो छीन लिया था। तो मैं आपको बता दूं, राव चंद्रसेन अब चला गया सिवाना दुर्ग, ये पड़ता है बाड़मेर। अब राव चंद्रसेन यहाँ चला गया। राव चंद्रसेन ने यहाँ रहकर, राव चंद्रसेन ने यहाँ से 10 वर्षों के लगभग संघर्ष जारी रखा। संघर्ष किया अकबर से 10 वर्षों तक संघर्ष किया और पहाड़ों में छिपकर ये ऐसा बताया जाता है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इस दौरान राव चंद्रसेन ने अकबर को काफी नुकसान पहुंचाया था और उसके काफी सेनापतियों को मारा था, लेकिन छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। छापामार या गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग, यानी कि पहाड़ों में छिप कर इसने संघर्ष जारी रखा, लेकिन इसने अधीनता स्वीकार नहीं करी। किसने नहीं करी, राव चंद्रसेन ने। अब मैं आपको बता देता हूं, राव चंद्रसेन के पास धन की बहुत कमी हो गई थी।
और इसके पास पैसे नहीं थे। महाराणा प्रताप की जैसी कंडीशन भी हो गई थी इसकी, तो इसने क्या किया कि जो पोखरण का किला था ना, पोखरण, ये पोखरण का किला गिरवी रख दिया था, पोखरण का किला गिरवी। और ऐसा बताते हैं कुछ इतिहासकार कि इसने अपनी जो कीमती चीजें थी ना, चीजें, सोना चांदी, कुछ ऐसी कीमती चीजें गिरवी रख दी थी, कुछ ऐसा बोलते हैं। हाँ, लेकिन कुछ भी मान लो, किसको गिरवी रखी थी ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसलमेर के हर्राई बाटी को, जैसलमेर के हर्राई बाटी से मदद मांगी। जैसलमेर के हर्राई भाटी ने इसकी मदद करी। जैसलमेर के हर्राई भाटी ने बदले में क्या दिया? हर्राई भाटी ने मदद की। वहाँ महाराणा प्रताप की मदद किसने करी थी? वहाँ महाराणा प्रताप की मदद करने वाला कौन था? वहाँ महाराणा प्रताप की मदद करने वाला भामाशाह था। और यहाँ इसने इसको लगभग ऐसा कहा जाता है कि 12,500 रुपये दिए थे। 12,500 रुपये दिए थे, क्योंकि उस समय ये कम नहीं थे। उसके बदले बहुत सारी जगह लिखा है 1 लाख फदिये, 1 लाख फदिये, हो सके सिक्के थे ये फदिये, जो वर्तमान की जो वैल्यू है 12,500 रुपये दिए थे। तो इसने क्या है कि कुछ दिनों तक अपनी जो मजबूरी थी, जो अपनी गरीबी थी, वो कुछ दिनों तक इसने दूर करी थी। और आखिरकार राव चंद्र सेन का संघर्ष करते हुए 1581 में आपको ध्यान रखना है, अलग अलग बताते हैं। 1581 में सारण की पहाड़ियाँ पड़ती पाली में, सारण की पहाड़ियों में देहांत, सारण की पहाड़ियों में इसका देहांत हो गया था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसका देहांत सच्ची याप जोधपुर में हुआ था, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका जो देहांत हुआ था सारण की पहाड़ियों में, आपको ध्यान रखना है। राव चंद्रसेन जिंदगी भर लड़ता रहा, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। आपके मन में एक चीज आ रही होगी, साहब महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन अगर दोनों मिल जाते, अकबर की धज्जियां उड़ा देते। अरे धज्जियां तो तब उड़ाते तब ये दोनों मिल पाते, ये दोनों तो मिले ही नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं, हालांकि ऐसा बताया जाता है कि राव चंद्रसेन प्रताप के पथ प्रदर्शक थे, प्रताप के पथ प्रदर्शक, यानी कि अकबर को प्रताप इन्हीं के रास्ते पर चलाता, कुल मिला के कह सकते हैं। तो राव चंद्रसेन एक योग्य राजा था। राव चंद्रसेन जिंदगी भर लड़ता रहा, लेकिन उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। वापिस रिवीजन मेरे बच्चों, रिवीजन। देखो, मालदेव के पुत्र थे राम उदय सिंह चंद्रसेन। मालदेव ने अपनी पट रानी झाला रानी स्वरूप दे के प्रभाव में आकर राम और उदय सिंह को राजा नहीं बनाया और राव चंद्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। राव चंद्रसेन छोटा था, फिर भी राजगद्दी पर बैठ गया। इनके भाइयों में इस बात को लेकर 20 वृक्ष बोलते हैं, यह लड़ाई चालू हो गई और इस राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहा जाता है। इस राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का विस्मृत नायक कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। और मालदेव ने अपने पुत्रों के मध्य 20 वृक्ष बो दिए थे और राम सिंह को नाराज होकर मेवाड़ के उदय सिंह के पास चला गया था, जो इसका ससुर था। उसने केलवा की जागीर दे दी थी, किसको? राम सिंह को। और राम उदय सिंह को फलोदी की जागीर दे दी थी और राम और उदय सिंह नाराज होकर अकबर के दरबार में चले गए। अकबर तो मौका देख ही रहा था और अकबर के दरबार में चले गए। 1562 से कहते राव चंद्रसेन मारवाड़ का राजा बना। फटाफट रिवीजन। जिसका जन्म 30 जुलाई 1541 को हुआ था। ये महाराणा प्रताप से छोटे थे, महाराणा प्रताप से छोटे थे, लेकिन अकबर की दृष्टि से ये बहुत खोटे थे। और इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेव व राम सिंह सोलंकी ने इसे मारवाड़ का प्रताप कहा था। राव चंद्रसेन को अकबर के 3 विरोधी थे राजस्थान में, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, मारवाड़ के राव चंद्रसेन और सिरोही के सुल्तान देवड़ा। कौन थे? सुल्तान देवड़ा।
ध्यान से देखना है ना। 1562 से गया मारवाड़ का शासक बना राव चंद्रसेन। दिल्ली का शासक उस समय अकबर था। अकबर ने एक नीति अपनाई थी, सुलू कुल की नीति, और उस समय अकाल पड़ा हुआ था और इसने सोचा कि सभी राजपूतों को निकट कैसे लाए। अकबर क्या सोच रहा था? अकबर सोच रहा था कि अगर अपन थोड़ी सी मदद राजस्थान के व्यक्तियों को देंगे ना, राजपूताना के व्यक्तियों को, तो राजपूत सोचेंगे कि अकबर हमारा हितैषी है। लेकिन अकबर तो अवसर तलाश रहा था, तो अकबर ने अकाल कार्यों के दौरान सुकुर तालाब का निर्माण करवाया नागौर में और वहीं दरबार लगाया। उसके दरबार में जैसलमेर का हर्राय बाटी गया जिसने अधीनता स्वीकार करी। बीकानेर का शासक कल्याणमल गया जिसने अधीनता स्वीकार करी। और बीकानेर का शासक तो अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ दोनों को अकबर के दरबार में भी छोड़े। देखो आप कितने वफादार थे। और हाड़ौती का शासक सर्जन हाडा भी गया जिसने अधीनता स्वीकार करी। और राम भी वहीं था, उदय सिंह भी वहीं था और भारमल भी वहीं था। ये भाई साहब गए थे, लेकिन सम्मेलन के टेंट वेंट देख दाख के और कैंपर का पानी पी के वापस आ गए बिना अधीनता स्वीकार किए। इसी बात को लेकर अकबर नाराज हो गया और अकबर ने सेनापति हुसैन कुलिका के नेतृत्व में सेना भेजी और राव चंद्रसेन यहाँ से भाग गया और भागकर भादराजून चला गया। और 1572 में अकबर ने जोधपुर का कार्यभार बीकानेर के राय सिंह को दे दिया, जो कि इसने गलत किया था। अकबर तो करता ही गलत था। अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। वह भूमि जिसका नियंत्रण सीधा केंद्र सरकार के पास हो खालसा कहलाती है। खालसा घोषित किया था 1581 से 83 के बीच। ये आपको ध्यान रखना है, 2 वर्षों तक। राव चंद्रसेन भादराजून में ठहरा था। अकबर ने 1571 में सेनापति खान कला को भेजकर वो भादराजून भी से छीन लिया। फिर ये अपने भतीजे कल्ला राठौड़ के पास आ गया, सोजत, जो राम सिंह का बेटा था। फिर बाद में सिवाना दुर्ग चला गया बाड़मेर में, जिसे मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है। मारवाड़ के राजाओं पर जब जब संकट आता है, मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कौन कहलाती है? सिवाना दुर्ग। और राव चंद्रसेन ने यहाँ 10 वर्षों के लगभग संघर्ष जारी रखा और पहाड़ों में छिपकर छापा मारे गुरिल्ला युद्ध पद्धति जारी रखी। राव चंद्रसेन को इसलिए ही मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। राव चंद्रसेन प्रताप के पद पर सकते या यूँ कह सकते हो प्रताप इन्हीं के कदमों पे चला था। और पोखरण का किला या इसने अपनी कीमती वस्तुएं गिरवी रखी थी। जैसलमेर के हर्राय बाटी को उससे मदद मांगी थी, उसने 12,500 रुपये इसको दिए थे। और 1581 में सारण की पहाड़ियों में इनका बाद में देहांत हो गया। प्यारे बच्चों, यहाँ तक ये राव चंद्रसेन समाप्त होता है। सभी को गुड नाइट। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू।